हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन वीएम क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास दो बुक है। जो हमारी पहली बुक है उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। इसी बुक में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। जो हमारा पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का दौर, उसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी इसके नोट्स है, इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को आप फॉलो कर लेना। उस पर आपको हमारे सभी वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी चैप्टर के जितनी भी वीडियो हमारी अपलोड हो रही है उस सभी के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है हमारा द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें हम कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोवियत प्रणाली, सोवियत संघ के मुख्य विशेषताएं, बर्लिन की दीवार, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किसने की, सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद क्या परिणाम निकले, मध्य एशिया क्या था, और एक ध्रुवीय विश्व क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड। तो इसी 9 टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी वीडियो का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करा दूंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको पार्ट 3 भी बनाना पड़ सकता है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं आज आपको एक समरी टाइप पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोवियत प्रणाली। क्या है सोवियत प्रणाली? तो 1917 में रूस में क्रांति हुई, जिसका नाम है 1917 में रूस में क्रांति हुई, जिसे हम सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? 1917 में रूस में क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, जिसमें सोवियत संघ का निर्माण हुआ। कह सकते हैं कि सोवियत संघ इस समय बना था। तो सोवियत संघ जब अस्तित्व में आया तो ऐसे ही सोवियत प्रणाली कहा गया। 1917 में रूस में क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया, जिसे सोवियत प्रणाली कहा गया। और क्या है इसमें क्या हुआ? इसमें साम्यवाद को अपनाने पर जोर दिया गया और पूंजीवाद का विरोध किया गया। साम्यवाद और पूंजीवाद ये दोनों ही अर्थव्यवस्था मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ा रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें। इसके बाद इसमें निजी हाथों का निजी हस्तक्षेप पर विरोध किया गया। जितने भी निजी हस्तक्षेप में काम होते थे उनके सबका विरोध किया गया और निजी संपत्ति का भी विरोध किया गया। इसमें यूएसएसआर है, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, यूएसएसआर जिसे दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था। कौन सी पार्टी थी? वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। यूएसएसआर में एक ही पार्टी का शुरू से अंत तक शासन रहा है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। तो यही थी हमारी सोवियत प्रणाली। अब इसके बाद हम देखते हैं सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं। सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं यहाँ पे राज्य का स्वामित्व था, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उपभोग थे, उन्नत संचार प्रणाली। यहाँ पे संचार प्रणाली जो बहुत ऊंची संचार प्रणाली थी इनकी। आवागमन की अच्छी सुविधाएं थी, जो भी ट्रांसपोर्ट होता था उसकी बहुत अच्छी सुविधाएं थी। और दूसरी दुनिया की पूरे ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी पूरी ही दुनिया की। और जो हमारी पहले नंबर पर अर्थव्यवस्था आती है, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो है अमेरिका की। जो सोवियत संघ है वो इसलिए दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहाँ पे पेन से लेकर कार तक का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखते हैं बर्लिन की दीवार। क्या थी बर्लिन की दीवार? तो 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में एक जगह है जर्मनी में एक जगह है बर्लिन। वहां पे एक बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। जो एक साइड वाले थे उसे कहा गया पश्चिमी दुनिया। पश्चिमी खेमा जो था वो अमेरिका का था और पूर्वी खेमा सोवियत संघ, यानी अमेरिका को पहली दुनिया और दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहा जाता था। अमेरिका मानता था पूंजीवाद और सोवियत संघ मानता था साम्यवाद। तो यही थी बर्लिन की दीवार जो इन दोनों को विभाजित करती थी।
तो इसी से बंटवारा चालू हो गया। बर्लिन की दीवार का जो पूर्वी साइड थी वो हो गया सोवियत संघ का, और जो पश्चिमी साइड थी वो हो गया अमेरिका का। तो इसकी लंबाई थी, बर्लिन की दीवार की लंबाई थी 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर बर्लिन की दीवार की लंबाई थी। 150 किलोमीटर बर्लिन की दीवार की लंबाई थी 150 किलोमीटर। किलोमीटर इसकी लंबाई थी। इसके बाद इसे जनता ने गिराया था। कब गिराया था जनता ने? 9 नवंबर 1989 को। 9 नवंबर 1989 को 9 नवंबर 1989 को इसे जनता द्वारा गिराया गया। क्यों गिराया गया? क्योंकि उस समय सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। विभाजित किया गया, पश्चिमी खेमे को पूर्वी खेमे से अलग रखना। अब देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। कौन है मिखाइल गोर्बाचेव? 1985 में 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कहाँ थी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन? किस देश में था? सोवियत संघ में था। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कब? 1985 में। इसमें क्या इन्होंने पिछड़ते सोवियत संघ, जो भी पिछड़ता सोवियत संघ है उसमें सुधार लाने का प्रयास किया। पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने के प्रयास किए। जो भी अमेरिका के देश थे उनसे संबंध सुधारने का प्रयास किए। लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया। इनकी नीति ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। जो इनकी नीति चलाई गई थी मिखाइल गोर्बाचेव की नीति ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, विघटन की घोषणा, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा। अब ये पढ़ेंगे हम सोवियत संघ की विघटन की घोषणा। क्या है सोवियत संघ की विघटन की घोषणा? किसने की सोवियत संघ की विघटन की घोषणा? सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इन्होंने सन 1991 में सोवियत संघ की विघटन की घोषणा कर दी कि सोवियत संघ अब समाप्त हो चुका है, इसका अंत हो चुका है, अब कोई कुछ भी सोवियत संघ नाम का कोई देश नहीं है। तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने घोषणा कर दी। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था, इसका उत्तराधिकारी बना रूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया, क्योंकि रूस पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो इसलिए ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया और इसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी मिल गई और इसे वीटो पावर भी प्राप्त है। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता मिली। सोवियत संघ अब खत्म हो गया। अब देखते हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण, किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो क्या है? सबसे पहले जो है संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल न करना। सोवियत संघ में जितने भी संसाधन थे, जितने भी रिसोर्सेज थे, उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था। जो भी यहाँ पे एक ही पार्टी का शासन था जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका है बहुत बुरा शासन था, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। जनता की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया सोवियत संघ, ये भी एक कारण था। पार्टी के नेताओं को अधिक शक्तियां प्राप्त थी, जिसकी वजह से वो गलत करे तो उसे भी सही माना जाता था। जनता को गलत जानकारी दी। जनता को क्या गलत जानकारी दी? कि सोवियत संघ विकास कर रहा है, सोवियत संघ वृद्धि कर रहा है, कि उसके हालात सही रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सोवियत संघ कुछ भी विकास नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से भी सोवियत संघ का अंत हो गया। गोर्बाचेव की सुधारों की नीति की वजह से भी सोवियत संघ का, जो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी नीति चलाई थी, जो 1985 में 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बने, वहां पे उन्होंने अपनी जो नीति चलाई उसकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब देखते हैं यूएसएसआर के विघटन के परिणाम। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या थे? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकले इनके? तो सबसे पहले देखते हैं हम, शीत युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध खत्म। जो दो देशों के बीच, दो गुटों के बीच पूरी दुनिया 2 विश्व में बटी हुई थी, एक इस कारण से शीत युद्ध हो रहा था, इसलिए अब वो शीत युद्ध खत्म हो गया, क्योंकि दूसरी दुनिया का पतन हो गया। यूएसएसआर खत्म तो शीत युद्ध खत्म। अब पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बची, जिसका नाम है अमेरिका। दूसरी दुनिया समाप्त हो गई। यूएसएसआर यूएसए एकमात्र महाशक्ति बचा। यूएसए एकमात्र महाशक्ति बचा पूरी ही दुनिया में। अमेरिका एक महाशक्ति बचा। हथियारों की होड़ खत्म हो गई। जो भी इन दोनों के बीच में हथियारों की होड़ थी वो खत्म हो गई।
नए देशों का उदय हुआ। जो भी सोवियत संघ में नए देश थे, नए देश कौन से, जैसे रूस हो गया, और भी जो 14 देश थे, 15 देशों का गणना जाता है। रूस, वो सोवियत संघ 15 देशों को मिलकर बनाया गया था। अब वो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सब 15 देश आजाद हो गए, पूरे ही 15 देश आजाद हो गए, जो जिससे नए देशों का उदय हुआ। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब जितने ही 15 देश थे उन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई। जैसे सोवियत संघ में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता था, लेकिन अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता था। तो अमेरिका साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण किया, जिसके बाद शॉक थेरेपी, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है, यानी शॉक थेरेपी से विपरीत साम्यवादी देशों का पूंजीवाद की ओर जाना शॉक थेरेपी कहलाया। विचारधारा की लड़ाई कौन? विचारधारा की लड़ाई कैसे? साम्यवादी और पूंजीवादी इन दोनों देशों के बीच एक लड़ाई थी, जिसे विचारधारा की लड़ाई कहा जाता था। अब वो खत्म हो गई थी सोवियत संघ के विघटन होने के बाद। अब देखते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया क्या है? मध्य एशिया में कुछ देश हैं, कई देशों में संविधान बड़ी हड़बड़ी में बनाया गया। हड़बड़ी कैसे? जल्दबाजी में बनाया गया संविधान, ठीक है। कई देशों में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां मिल गई। कौन कौन से देश थे वो? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और भी देशों ने अपने राष्ट्रपतियों ने अपने, जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान थे, वहां के राष्ट्रपतियों ने अपने आप को ही 10 साल के लिए राष्ट्रपति घोषित कर लिया बिना किसी चुनाव के। यूएसएसआर में शामिल देशों ने लगभग, जो यूएसएसआर में जितने भी सोवियत संघ में शामिल देश थे, उन्होंने फिर से खड़ा होना शुरू कर दिया। कब उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया? उन्होंने सन 2000 में फिर से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। अब देखते हैं हम एक ध्रुवीय विश्व, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड। क्या है यूनिपोलर वर्ल्ड? इसके बारे में देखते हैं। 1991 में यूएसएसआर के खत्म होने के बाद, अब जो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो पूरे ही विश्व में एकमात्र महाशक्ति बचा, जिसका नाम था अमेरिका, जिसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहा गया। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, जिसे एक ध्रुवीय विश्व कहा गया। सभी क्षेत्रों में अमेरिका, पूरी दुनिया में ऐसा क्यों हुआ कि मतलब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा? क्योंकि हमें सभी क्षेत्रों में अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ नीली जीन्स पहनी आती है, हमारे यहाँ कई कार के मॉडल, उसमें से अगर आप कोई भी चीज लेते हो वहां पे ज्यादातर हमें अमेरिका की दिखती है। इसलिए पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित है, इसलिए अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है और पूरी ही दुनिया का अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। तो आज की वीडियो तो हमारी यहीं तक थी। इसके बाद मैं आपको आगे जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको उस क्वेश्चन का पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उसका हल निकाल सकूं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।